हेलो एवरीवन। दोस्तों आज है 28 अगस्त 2024 और आज के इस वीडियो में हम 28 अगस्त 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये भी डिस्कशन इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद का 38वां क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों यह मुंबई में आयोजित किया गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर भाषण दिया है। और यह जो हमारा क्षेत्रीय परिषद का 38वां सम्मेलन आयोजित किया गया है और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के द्वारा मुंबई में आयोजित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जैक्सन होल संगोष्ठी 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कैंसस सिटी के द्वारा जैक्सन हॉल संगोष्ठी 2024 का आयोजन किया गया है। अगर हम बात करें जैक्सन होल संगोष्ठी के बारे में तो यह एक वैश्विक अर्थव्यवस्था और मुद्रा नीति के बारे में चर्चा की जाती है यहाँ पर। साथ ही साथ 2024 का इसका विषय जो है वह है मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता तथा संचरण का पुनर्मूल्यांकन करना। दूसरी बात अगर दोस्तों बात की जाए तो इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो इसमें दुनिया भर के केंद्रीय बैंकर हो गए, अर्थशास्त्री हो गए और जो लोग नीति निर्माता होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। इसका पहली बार आयोजन 1978 से शुरू हुआ था और वर्तमान में इसका आयोजन जो किया जाता है वह फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कैंसस सिटी के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम भारत के किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों यह उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है और अगर इसके बारे में और भी डीप में जाए तो उत्तराखंड के मैसूरी में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन जो करता है वह राष्ट्रीय सुशासन केंद्र किया जाता है, यानी NCGG के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने श्रीलंका के मिडिल कैरियर सिविल सेवकों के लिए 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम 19 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त 2024 तक संचालित किया जाएगा। अब इसमें लगभग 39 मिडिल कैरियर सिविल सेवक हिस्सा ले रहे हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रीलंका के लिए यह आयोजित किया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष हर अलग अलग देशों के लिए आयोजित किया जाता है। और इस कार्यक्रम में शासन के बदलते प्रतिमान, डिजिटल इंडिया, सेवा का अधिकार, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, 2030 तक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने का दृष्टिकोण और साथ ही साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसे विषयों को शामिल करते हुए इस तरह का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो हाल ही में शिखर धवन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से या इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। शिखर धवन ने 24 अगस्त को टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज रह चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से, चाहे वह टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वह वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, इन तीनों फॉर्मेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। और अगर बात किया जाए शिखर धवन के कैरियर के बारे में तो 2010 से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में शामिल हुआ था और 2022 में यह अंतिम बार बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने वनडे खेला था, तब से उन्हें टीम में जगह नहीं मिल पाई थी। वहीं अगर बात किया जाए तो 2011 में इन्होंने T20 में डेब्यू किया था श्रीलंका के खिलाफ ही और टेस्ट टीम में 2013 में इन्हें जगह मिली थी। अगर बात किया जाए शिखर धवन के इंटरनेशनल कैरियर के बारे में तो इन्होंने टोटल 34 मैच खेले हैं जिनमें से इन्होंने 2315 रन बनाए हुए हैं, जिनमें 7 शतक और 5 अर्धशतक शामिल है। वहीं अगर T20 मैच की बात की जाए तो यह 68 या 68 मैच खेले हैं जिनमें से शतक तो इन्होंने एक भी नहीं लगाया है लेकिन अर्धशतक इन्होंने 11 लगाए हुए हैं। वहीं अगर बात की जाए वनडे मैच के बारे में तो 167 मैच इन्होंने खेले हैं जिनमें से 17 मैचों में शतक और 39 मैचों में यह अर्धशतक लगाए हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले
रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका सफल परीक्षण चेन्नई में किया गया है और इसका जो नाम रखा गया है वह रूमी फर्स्ट रखा गया है। अगर हम बात करें इस रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का, तो यह भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसे रूमी कहा जाता है और इसे चेन्नई के थिरुविंदधई मोबाइल लॉन्चर के जरिए लॉन्च किया गया है। अगर बात करें इस हाइब्रिड रॉकेट के बारे में, तो इसमें 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पीको सैटेलाइट को सफलतापूर्वक सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी में स्थापित किया जाएगा और ये सैटेलाइट ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए रिसर्च के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों हमारे जो इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ, इन्होंने ये भी अनाउंस किया है तो 2027 तक में चंद्रयान 4 लॉन्च होगा, जिसकी तैयारी इन्होंने शुरू कर दी है। तो ये हमारे देश के एक बहुत ही अच्छी खबर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई? तो हाल ही में 5 नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई। कहाँ? लद्दाख में। इसके पहले लद्दाख में 2 ऑलरेडी जिले थे, लेकिन अब इन 5 के साथ मिलाकर के जो जिलों की संख्या हो जाएगी वह 7 हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। जो इसमें पहले जिले थे वह और लेह और आपके कारगिल थे। लद्दाख में जो पहले पूर्व में जिले थे वो लेह और कारगिल थे। साथ ही साथ अब यहाँ पास 5, जिनमें 5 जिले नए बनाने की घोषणा की गई है, जिनमें से पहला है जास्कर, दूसरा है द्रास, तीसरा है शाम, चौथा है नुब्रा और चौथा है चांगथांग। और अगर बात किया जाए तो लद्दाख में अब वर्तमान में 7 जिले हो जाएंगे। ये कुछ मैप में आपको 5 जिले दिखाए जा रहे हैं। ये जो नए जिले बने हैं ये वो जिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पास लेह और कारगिल ये पुराने जिले इसमें शो किए गए हैं। हमारा अगला सवाल है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को लॉन्च किया है, अपने यहाँ लागू किया है। दोस्तों महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार है और जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां बेसिकली ये धीरे धीरे करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। साथ ही दोस्तों यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके बारे में मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है जो कि चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वह यूपीएस के बारे में हो यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि अभी लॉन्च हुई है, चाहे ओपीएस के बारे में हो यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, या फिर न्यू पेंशन स्कीम है एनपीएस के बारे में, तो उसमें इन तीनों के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन करा है, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। तो इसके यहाँ हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा इसका किया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया गया है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 23 लाख लगभग कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। और अगर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या क्या बेनिफिट है? तो इसमें एक सुनिश्चित पेंशन मिलेगा, मिनिमम पेंशन मिलेगा, सुनिश्चित फैमिली पेंशन रहेगा। साथ ही साथ और भी फॉर्मेट है जिसका हम बता चुके हैं आपको कि हमने एक वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो यूपीएस पे, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विज्ञान धारा योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों विज्ञान धारा योजना जो है वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आती है, यानी इसका हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत विज्ञान धारा नामक एक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय की गई 3 छत्र योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी गई है। जो विज्ञान धारा योजना है इसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्षमता निर्माण, अनुसंधान यानी रिसर्चेस को बढ़ाना, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में फारूक अहमद को नया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम बात करें तो फारूक अहमद के पहले जो थे वह नजमुल हसन पापोन जो थे या बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे और यह बेसिकली इन्होंने जो देश में बांग्लादेश में, हालांकि अभी हालात काफी ज्यादा खराब हैं, तो इसी को देख करके उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और अगर बात किया जाए तो इसी आपातकालीन स्थिति में जो
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनके चयनकर्ताओं ने 58 वर्षीय फारूक अहमद को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना हुआ है। हमारा अगला सवाल है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने रजत पदक जीता हुआ है। अगर बात किया जाए तो रजत से ऊपर जो स्वर्ण पदक जीता है वह जापान ने जीता हुआ है स्वर्ण पदक, और जो जापान का स्कोर था वह 58.40 था। वहीं अगर बात किया जाए तो भारत में जिन व्यक्तियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है किसके अंतर्गत, इस एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप के अंतर्गत, तो है कमला पी हैं, अजीत अली हैं, श्रीकांत डी हैं और संजय सोलवा मणि हैं। इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी वजह से एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत को रजत पदक मिला है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको डाउट हो है कमेंट में जरूर बताएं।